CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2020 की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन को मैंने एक शॉर्ट पीपीटी तैयार की है, जिसको मैं आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे एक शॉर्ट में तैयार किया है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है सुभाष। चैनल फौज की मौज में आपको अभी डिटेल वाइज में आपको उसके बताऊँगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं डिटेल। ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2020 का, उसके नोटिफिकेशन में से मैंने एक पीपीटी तैयार की है, जिसमें से जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ को पढ़ लेना ज़रूरी होता है। वो सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वैकेंसीज़ के लिए, उनको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उन्हीं इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ पर शो किया है और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, स्लाइड बाय स्लाइड आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम का नाम है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2020 एग्ज़ाम। नोटिफिकेशन आउट हुआ है 18 अगस्त 2020 को, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो UPSC की साइट से, जिसका मैं अभी थोड़े आगे चल के बताऊँगा, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 20 अगस्त, यानी कि कल की डेट से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट है, मतलब जिस डेट तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो है 7 सितंबर 2020 शाम को 6 बजे तक। उसके बाद में बात करें अपन इसके अप्लाई करने का, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, जैसा कि पहले बताया। ये है www.upsconline.nic.in, ये इसका लिंक है। यहाँ पे जाके आप अपना फिलअप कर सकते हो फॉर्म को। फॉर्म फिलअप करने के लिए भी जो क्राइटेरियाज हैं, जैसे जो फोटोग्राफ लगेगी उसकी एक साइज़ होती है, सिग्नेचर होते हैं उनका भी एक साइज़ होता है, वो साइज़ को वहाँ पर मेंशन कर रखा होगा। उस हिसाब से अपनी फ़ोटो और साइन को क्रॉप करके, इमेज को सेट करके उस हिसाब से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट की कि कितनी पोस्ट हुई है। देखिए, CAPF में जो है वैकेंसी होती है BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB। इन सब में कुल मिला के बात करूँगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट नंबर पे BSF में 78 वैकेंसीज़ हैं। CRPF में 13 वैकेंसी हैं। पता नहीं इस बार CRPF में कम वैकेंसी क्यों है, हो सकता है रिवाइज हो और ये बढ़ सकती हैं, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। CISF में अच्छी बात है, इसमें सबसे बढ़िया वैकेंसीज़ हैं 69 वैकेंसी CISF में आई हैं। ITBP की बात करें तो 4th नंबर पे ITBP 27 वैकेंसीज ITBP में है। 5th नंबर पे आता है SSB में 22 वैकेंसी है। टोटल बात करें वैकेंसीज़ की तो 209 वैकेंसीज टोटल आउट हुई हैं। अब 209 वैकेंसी में बात करें अपन कि इसमें मैंने नोट लगा के स्पेशली इसमें मेंशन कर दिया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव इज लायबल टू अल्टरेशन रिजर्वेशन विल बी गिव इफेक्ट टू एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। 10% ऑफ वैकेंसीज आर इमार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। कुल मिला के बात यह है कि 209 वैकेंसीज के अंदर 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती हैं। लगभग बात करें 20 वैकेंसीज वहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, क्या क्राइटेरिया है इसके अंदर? ये है कि आपकी मिनिमम से मिनिमम 20 ईयर की एज होनी चाहिए और ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। 25 ईयर आपकी मैक्सिमम ईयर है, 25 ईयर से आप ज़्यादा होना नहीं चाहिए आपका एज। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें एज डिफाइन किया गया है। जैसे बात करें जनरल की, BC और SC STs, ठीक है। जनरल के अंदर जो एज का क्राइटेरिया है वो उसमें ये दिया गया है कि 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2000, इस ड्यूरेशन के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब शॉर्ट में बात करूं या सीधी भाषा में बताऊं आपको तो 2 अगस्त 1995 इससे पहले आपका बर्थ होना नहीं चाहिए। और मैक्सिमम बात करूं 1 अगस्त 2000, मतलब कि 1 अगस्त 2000 से बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन OBC में भी 2 अगस्त 1992 1 अगस्त 2000
ये इसका लास्ट है एज का। ये भी सेम, इसमें भी यही अप्लाई होता है कि 2 अगस्त 1992 से आपका पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ मैं ओबीसी क्राइटेरिया के अंदर, मैं खुद भी ओबीसी से आता हूँ, और 2 अगस्त 1992 1992 इससे पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। मेरा जो बर्थ है वो 15 जून 1992 है, तो इस बार मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो ये आपने देखना है सीधा सीधा। कई लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ नहीं हूँ। ये इस बार नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आउट हुआ है कोविड-19 के चलते, इसलिए थोड़ा इसमें ये मैं एज आउट हो गया हूँ, और ये लगभग 1.5 महीना मैं एज आउट हो गया हूँ। बात करें SC STs की, तो इसमें 2 अगस्त 1990 1990 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 1 अगस्त 2000 इससे बाद में आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब इस ड्यूरेशन के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, इसमें बात करें, मैं नीचे मैंने येलो से और ब्लैक इसमें नोट डाल रखा है। इसमें यह है कि सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट एक्स सर्विसमैन 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। मैं एक ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मुझे 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि आपकी मिनिमम जो सर्विसेज है वो 3 साल की होनी चाहिए। जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है आपकी, उसके लिए भी यही क्राइटेरिया लागू होता है। जैसे मैं बात करूँ ओबीसी की, सो 2 अगस्त 1992 यहाँ तक मैं अभी एज आउट हो गया हूँ। 15 जून 1992 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो इसी से आप समझ सकते हो। लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे सर्विस के, क्योंकि मेरे अभी 3 साल कंप्लीट हुए नहीं हैं। अभी अप्रोक्स 6 to 7th मंथ बाकी हैं। उसके बाद मेरे 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, जो मिनिमम क्राइटेरिया है इस रिजर्वेशन को लेने के लिए। ये जो रिलैक्सेशन को लेने के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो मिलता है, मतलब कि 5 साल मुझे और मिल जाएंगे। सीधी भाषा में बात करूँ कि 5 साल मुझे और एग्ज़ाम देने के लिए मिल जाएंगे। 5 बार मैं अटैम्प्ट ले सकता हूँ एग्ज़ाम का। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, बात करते हैं इसका हम सर्विस एलोकेशन का। ठीक है, सर्विस एलोकेशन जो है इसमें ऑल इंडिया रहती है कि आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर ऑफ इंडिया कहीं भी हो सकती है। जैसा कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं, पोस्टिंग जो होती है आफ्टर ये सिलेक्शन के बाद, तो ऑल इंडिया में आपकी कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें हम कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। इसका सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो होता है वो रिटन एग्जामिनेशन होता है आपका। रिटन एग्जामिनेशन में आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब पीईटी जिसको बोलते हैं। पीईटी के बाद में इंटरव्यू, ये 3 स्टेज होती हैं। उसमें बात करें फर्स्टली रिटन एग्जामिनेशन की। रिटन एग्ज़ाम होता है, वो होता है 450 मार्क्स का, 450 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसमें 2 पेपर होता है। पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और एक सेकंड पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, उसका भी मैं बात करूँगा आगे। सेकंड होता है इसमें पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो ओनली क्वालिफाई होता है, मतलब इसका कोई नंबर नहीं होता है। आप अगर इस एग्ज़ाम को दोगे, रिटन आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया 450 मार्क्स में, उसके बाद में पीईटी जो दोगे वो ओनली क्वालिफाई है, आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे इसमें। जो क्राइटेरिया दिए गए हैं उसका बता देंगे आपको आगे की स्लाइड में कि फिजिकल में क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं इनके। ठीक है, थर्ड बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू के अंदर 150 नंबर का इंटरव्यू होता है, इसमें 150 मार्क्स का। टोटल कुल मिला के बात करें 600 मार्क्स, 600 नंबर का ये पेपर होता है टोटल, मतलब 600 नंबर पे आपकी मेरिट काउंट होगी। फाइनल प्रोसीजर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं अभी। जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है वो स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा 450 मार्क्स का। पेपर फर्स्ट होगा जीएस का, 250 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 125 क्वेश्चन होंगे, सीधा सीधा एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसमें ये एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, और उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मैंने पहले भी स्लाइड में बताया आपको। पेपर फर्स्ट ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 125 क्वेश्चन होंगे। पेपर सेकंड में 6 क्वेश्चन होंगे जो कि सब्जेक्टिव होगा। और जो पेपर सेकंड है उसमें सब्जेक्टिव पेपर है, उसके अंदर आप लैंग्वेज आपकी ऑप्शनल होती है, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड स्टेज जो है उसका है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, जिसके मैंने बात किया था, जो कि ओनली क्वालिफाइंग है।
इसका कोई मार्क्स काउंट नहीं होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के क्राइटेरियाज अलग अलग दिए गए हैं। मैं आपको एक बताता हूँ डिटेल में थोड़ा। इसमें जैसे मेल की बात करें, 100 मीटर रेस होता है। 100 मीटर जो रेस होता है उसमें 16 सेकंड में मेल को कंप्लीट करना होता है। फीमेल के लिए जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो है 18 सेकंड, मतलब 18 सेकंड, और मेल के लिए 16 सेकंड उसमें जो होता है 800 मीटर रेस होता है। 800 मीटर रेस वो मेल के लिए वो है 3 मिनट 45 सेकंड, 3 मिनट 45 सेकंड, एंड फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। ये इनका टाइम ड्यूरेशन है। इसके अंदर ये क्वालिफाई करना होता है आपने। ठीक है, थर्ड में बात करूँ इसका, लॉन्ग जंप होता है। मेल के लिए जो होता है 3.5 मीटर और फीमेल के लिए होता है वो ओनली 3 मीटर। दोनों में ही 3-3 अटैम्प्ट है। सपोज आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में कंप्लीट नहीं हुआ तो आप थर्ड अटैम्प्ट में मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट ले सकते हैं जिनमें आपको ये लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होता है। इसमें है फोर्थ है वो है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में 7.26 केजीज का इसका वेट होता है और उसका 4.5 मीटर 4.5 मीटर इसको फेंकना होता है आपने शॉर्ट पुट को, और ये ओनली मेल के लिए है, फीमेल के लिए इसमें ये नहीं है। ठीक है, अगर आप ये पीईटी क्वालिफाई करते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में आपने इसमें ओनली क्वालिफाई है। बार बार इसी चीज़ पे बताऊंगा कि आप इस कई कैंडिडेट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है क्या इसके मार्क्स काउंट होते हैं, तो आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, ये ओनली क्वालिफाई है। स्टेज थर्ड की बात करें तो इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो 150 नंबर का होता है। पहले भी मैंने इसमें जिक्र किया था, 150 नंबर का होता है, हिंदी और इंग्लिश, और ये आपका फाइनल प्रोसीजर होता है जो कि आपने देखा सभी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं जो कि एक कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके अलावा आपके और कोई क्योरीज़ है फिजिकल रिलेटेड, और भी कोई आपकी क्योरीज़ हैं, आप पूछ सकते हैं, अपनी क्योरीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।